वो कहते हैं ना, 2.5 हाथ की लकड़ी और 9 हाथ का बीज। तालिबान ने भारत को दी थी चेतावनी, लेकिन भारत ने सबसे बड़ा पंगा ले लिया तालिबान से ही। तो वहीं तालिबान ने न सिर्फ भारत बल्कि इजराइल से भी दुश्मनी शुरू की। तो वहीं पड़ोसी चीन का तो बड़ा बुरा हाल है। भारत ने न सिर्फ अर्थव्यवस्था के मामले में चोट दी, बल्कि अब तो अफ्रीकी देशों ने नाच नचाना शुरू कर दिया। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करते हैं अपने पड़ोसी चीन की। चीन ने डुप्लीकेट खिलौने ही नहीं बनाए, बल्कि डुप्लीकेट हथियार भी बनाए। चोरी करके, नकल करके टेक्नोलॉजी को हासिल किया और उन हथियारों को ये नाम दे दिया कि ये हथियार बड़े ही एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, ऐसे हैं कि तुम्हारे दुश्मन सिर्फ नाम सुनकर ही भाग जाएंगे। ऐसे चूरन बनाकर इसने अपने हथियारों को बेचा और हथियार सबसे ज्यादा इसने अफ्रीका में घुसाए। नाइजीरिया हो या फिर यूथोपिया हो, कई ऐसे अफ्रीकी देशों को चूना लगाया चीन ने बड़े मजे से। अब चीन क्यों अपने देश में होने वाली नेवी या वायुसेना की दुर्घटना को मीडिया में नहीं आने देता है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि उसके डुप्लीकेट हथियारों की पोल न खुल जाए। और एक बार ये पोल खुल गया तो फिर देश खरीदना बंद कर देंगे हथियारों को, और जो सपना पाले है चीन कि अमेरिका को टक्कर देगा, वो फिर उल्टा पड़ जाएगा। इसे देखते हुए बड़ी पाबंदी लगा के रखी चीन ने अपनी मीडिया पर, लेकिन उनका क्या, जिनको इसने पहले से बेच दिया है और अब वो चीज निकल कर सामने आने लगी है और अफ्रीकी देशों ने चीन को बड़ा सबक सिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल जितने भी अफ्रीकी देशों को इस चीन ने अपने हथियार बेचे थे, अब वो अफ्रीकी देश चीनी हथियारों को कौड़ी के भाव पर बेचना शुरू कर रहे हैं। दरअसल नाइजीरिया हो या फिर यूथोपिया हो या फिर जॉर्डन ही क्यों न हो, उसने न सिर्फ कान पकड़े हैं कि अब चीनी हथियार नहीं खरीदेंगे, बल्कि 2 साल पहले ही जॉर्डन ने खरीदा था CH-4B ड्रोन चीन से। लेकिन अब 2 साल बाद ये इतने बेकार निकल रहे हैं कि 2 साल बाद ही जॉर्डन ने इसे बेचने का फैसला किया है, और वो भी बेहद कम कीमत पर। बाकी अफ्रीकी देश भी सोच रहे हैं किसी तरीके से इस चीन के हथियारों से मुक्ति पाई जाए, तो वहीं अब नए हथियार लेने के बारे में तो वो सोच भी नहीं रहे हैं। जहां चीन एक तरफ इधर पंगे खा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार उछाल आ रहा है, और ये उछाल ऐसा है जो कि दुनिया में किसी ने सोचा नहीं था। पहले ही क्वार्टर में भारत ने 20.1% की GDP दिखलाकर ये साबित कर दिया है कि 5 ट्रिलियन बहुत जल्दी भारत हासिल कर लेगा। ये तो हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया ही था। तो वहीं दूसरी खबर ये निकल कर आ रही है कि भारत का एक्सपोर्ट अगस्त के महीने में काफी बढ़ा है, लगभग 50% के आसपास, जो दूसरा साइन है भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे आने के। तो वहीं तीसरी सबसे बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि GST जो भारत में इतना ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ था, उसकी कलेक्शन $1.2 ट्रिलियन के आसपास हो रही है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और ये बतला रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब बिल्कुल सही जगह पे आ रही है। चीन जहां डूब रहा है, तो वहीं भारत आगे निकल रहा है। पर इन सब के बीच में अफगानिस्तान जो कि सेंटर बना हुआ है इस वक्त पूरे जियोपॉलिटिका, उसको लेकर 2 बड़ी खबरें आ रही है। एक तो ये बहुत अच्छे से जान लीजिए, पाकिस्तान में ISI चीफ जाकर वहां सरकार गठन करवा कर आया है, मंत्रिमंडल बनवा कर आया है, और उस मंत्रिमंडल में उसने ऐसे ऐसे चेहरों को हटा दिया जो भारत के साथ थोड़ा अच्छा संबंध रखने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि शेरू, जिसे कोई उस तरीके का पद नहीं दिया गया, जो पद दिया गया है उसकी उतनी मान्यता है भी नहीं। तो वहीं कहीं न कहीं ये भी कहा जाता था कि मुल्ला बरादर निष्पक्ष तरीके से रहना चाहता है, पर उसे भी हटा दिया। ये सब कुछ पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है, ये तो सबको पता ही है। अब पाकिस्तान जिस से दुश्मनी रखेगा, उससे तालिबान की नई सरकार भी दुश्मनी रखेगी, ये भी तय है। लेकिन क्या तालिबान के आगे दुनिया के देश झुकने को तैयार हैं? तालिबान के निशाने पर अब इजराइल और भारत दोनों ही है। तालिबान के कैबिनेट
कैबिनेट को देखकर ही लग रहा है कि आने वाले समय में कैसे रूल्स बनेंगे और कैसे नियम बनेंगे। पत्रकारों के साथ भी तालिबान अपने तरीके से निपट रहा है। अब तालिबान के खिलाफ न उनके देश में बल्कि बाहर में भी, विदेशों में भी बहुत प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, तालिबान ने अपने घर के प्रदर्शन को तो जोर जबरदस्ती रुकवा दिया है। ऐसे नियम पास कर दिए हैं जिससे कि आम लोग प्रदर्शन के लिए अगर निकलेंगे तो आप समझिए वो अपना जान जोखिम में डालकर ही निकलेंगे। पर उनका क्या, जो अफगानिस्तान से भाग भाग कर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं और वो लोग वहाँ पर बड़े आंदोलन का कारक बन रहे हैं। ये वही लोग हैं जो विदेशों में प्रदर्शन को बढ़ा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ऊपर दबाव बना रहे हैं ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अफगानिस्तान के साथ आए और तालिबान के खिलाफ आए। अब तालिबान ये बहुत अच्छे से जानता है कि अशरफ गनी सरकार में जो भी अधिकारी रहे हैं, नेता रहे हैं, वो भी दूसरे देश जाएंगे और दूसरे देश जाकर तालिबान के खिलाफ ही काम करेंगे। तालिबान के खिलाफ लगातार आवाज उठाने में इन लोगों का अहम रोल रहेगा। तालिबान जो प्रोपेगेंडा फैलाना चाहता है कि वो बदल गया है, अब अंतर्राष्ट्रीय सरकारें उसकी मदद करें, ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। ये जो लोग भुक्तभोगी हैं, जो बाहर गए हैं और जो अपना दुखड़ा दुनिया को सुनाएंगे, और इसका परिणाम ये है कि जर्मनी की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और कई भी देश थे जिनकी तरफ से अफगानिस्तान को वित्तीय मदद मिला करती थी, उन्होंने तालिबान के कब्जे के साथ ही वित्तीय मदद को बंद कर दिया। और डर ये तालिबान को लगने लगा है कि उसके ऊपर प्रतिबंध न लग जाए। इसलिए तालिबान ने एक नया फैसला निकाला और कहा कि कोई भी अपने देश में शरण न दे अफगान से, मंत्रिमंडल से भागे हुए लोगों को या फिर अफगानी लोगों को, जिसकी वजह से वैसे तो पाकिस्तान ने 200 लोगों को वापस कर दिया है अफगानिस्तान को, पर ऐसा ही दबाव दुनिया भर के कई देशों में बनाना चाहता है तालिबान, और ऐसा ही दबाव भारत पे भी बनाना चाहता है। लेकिन इसके विपरीत भारत में अशरफ गनी सरकार मंत्रिमंडल के कई कैबिनेट स्तर के मंत्री शरण ले चुके हैं और भारत उन्हें शरण दे भी रहा है। अब भारत की तरफ जहां तालिबान टेढ़ी नजर से देख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल को लेकर भी चेतावनी जारी की है तालिबान ने। तालिबान का कहना है कि हम दुनिया के हर देश से रिश्ता रखेंगे, चाहे वो अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन हो या नाटो का और कोई देश ही क्यों न हो। अगर अमेरिका ये चाहता है कि हमारे देश में निवेश करे, हमारे देश को फिर से बनाए, तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन किसी भी हालत पे हम इजराइल के साथ रिश्ता नहीं रखेंगे। इजराइल हमारा दुश्मन ही रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इजराइल और भारत का गठबंधन इस क्षेत्र में बनना चाहिए? तो क्या भारत ने तालिबान से पंगे लेकर सही किया या गलत किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।